एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार एलआरसी कलर का 4th सेट कराया जा रहा है, जो यूथ पब्लिकेशन के द्वारा कराया जा रहा है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। और जो भी बच्चे इससे पहले वाला टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किरण पब्लिकेशन का अभी तक आप लोग एक भी टेस्ट नहीं देखें, तो किरण पब्लिकेशन का आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से टोटल टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? 1962, 1946, 1950 और 1948। और मैं आप लोगों को पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्या कीजिएगा, टेस्ट देने से पहले टोटल 50 क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा। उसमें लास्ट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को 50 आउट ऑफ कितना सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि आप लोग 1948 ईस्वी में जो था ना, वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। और एग्जैक्ट याद रखिएगा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है? बताइए कौन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है? पारसी समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय। तो याद रखना कि जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? बताइए इनमें से कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो याद रखना जो चरक कनिष्क के राज वैद्य थे, याद देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा रचित एक चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लोकप्रिय शैल कीर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? बताइए जो लोकप्रिय शैल कीर्तित मूर्ति है गंगावतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तंजौर, महाबलीपुरम, मदुरै और माउंट आबू। बताइए कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना कहाँ, महाबलीपुरम में स्थान जहाँ है वहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर और तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए कौन सा वंश था? खिलजी, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। याद रखना कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे प्रसिद्ध यात्री द्वात्रे बारबोसा कहाँ का निवासी था? बताइए प्रसिद्ध यात्री द्वात्रे बारबोसा कहाँ का निवासी था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और मिस्र। तो याद रखना है कि आप लोगों को पुर्तगाल कहाँ का निवासी था? द्वात्रे बारबोसा पुर्तगाल के निवासी थे। और ये आधिकारिक रूप से सन 1500 से 1516 तक भारत में रहा था। याद रखिएगा 1500 से लेकर के 1516 ईस्वी तक भारत में रहा था। और यह कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। याद रखिएगा किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पे आया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वैकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 के बीच कहाँ चलाया गया था? बताइए वैकोम सत्याग्रह जो 1924 और 25 के बीच हुआ था कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा जो वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी के बीच केरल, कहाँ पे? केरल के वात्रानकोर में चलाया गया था। और याद रखिएगा इसका नेतृत्व जो था ना, नेतृत्व कौन किया था? याद रखिएगा टी.के. माधवन। याद रखिए टी.के. माधवन इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है? बताइए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए? विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। तो आप लोग को पता होगा कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा कब हुआ था? 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा कब? 1931 में, जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
जो ये तीनों थे, इन्हों तीनों को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इसी के कारण 23 मार्च को हमेशा शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, बताइए किस जगह पे किया था। तो याद रखिएगा आप लोगों को कहाँ किया गया था? मुंबई में। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताइए इनमें से कौन सी राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताइए आप लोग क्या होगा? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा आप लोगों को जो नेपाल से कौन सी भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो असम की, याद रखिएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। असम राज्य की जो है सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। और याद रखिएगा जो नेपाल देश की सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन सी है आप लोगों को बता रहे हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। और याद रखिएगा भारत और नेपाल के साथ जो है ना 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। याद रखिएगा 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए कि सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? बताइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जितना भी स्टूडेंट है बताइए। तो याद रखना जो भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग जो कन्याकुमारी तक फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताइए भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन नंबर ए केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए 12 का क्या होगा? तो याद रखना है कि गुजरात है राज्य उसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है। और याद रखिएगा जो भारत के अंतर्गत 9 राज्य हैं जिन्होंने समुद्री तट सीमा से लगे हैं। याद रखिए जो भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्री तट सीमा से लगे हैं। इन कौन कौन सा राज्य आपको बता रहे हैं? गुजरात है सबसे ज़्यादा जो 1214 किलोमीटर है। इसका कितना याद रखिए 1214 किलोमीटर। याद रखिए 1214 किलोमीटर इसका लंबी समुद्री किनारा लगा हुआ है। इसके साथ देखिए आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और गोवा है। तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए क्या विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? बताइए विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? उलर झील, लोकतट झील, चिल्का झील और डक झील। बताइए किस झील पे स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग डल झील किस पे स्थित है? डल झील पे। भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर, कहाँ पे? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, डल झील पर स्थित है। डल झील में तैरते हुए इस डाकघर का उद्घाटन कब किया गया था? याद रखिएगा डाकघर का कब किया गया था? 2011 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए जो मूसी नदी है इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और यमुना नदी। बताइए किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखना है कि मूसी नदी जो है ना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और याद रखिएगा मूसी का उद्गम हैदराबाद के पश्चिम में 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। ये भी याद रखिएगा। और यह 240 किलोमीटर की दूरी तय कर वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। और यह जो है ना हैदराबाद नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून में से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? बताइए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन ए है पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, बी है पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, सी है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है, डी है पूर्वी घाट हवा की दिशा के समांतर है। बताइए क्या होगा? तो याद रखना है कि आप लोगों को पश्चिमी घाट जो है ना हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत संक्रीय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। बताइए किस सिंचाई के द्वारा, उप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, सीढ़ीवार सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। तो याद रखना है कि ड्रिप सिंचाई के द्वारा क्या होता है, जब अगर हम लोग ड्रिप सिंचाई करेंगे उसके अंतर्गत जो होगा, जो संक्रीय नालियों का उपयोग किया जाएगा, उससे क्या होगा, पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। बताइए जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा की डैश अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तर्थत समिति, बी है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, सी है प्रकाश समिति, डी है कार्य सूची समिति। तो याद रखना है कि किसके अध्यक्ष थे, तो प्रकाश समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 384, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 396। बताइए 18 क्या होगा। तो याद रखना अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। बताइए इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28। बताइए क्या होगा। तो याद रखना है कि अनुच्छेद जो है ना मेरा 25 से 28, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो याद रखिएगा। और जितना भी स्टूडेंट है कम से कम आप लोग ये कीजिएगा कि जितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताया जा रहा है, इस 50 क्वेश्चन में से आप लोग क्या कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिएगा और लास्ट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि 50 आउट ऑफ कितना है। क्योंकि ये आप लोग को लाइव नहीं बता रहे हैं, ये आप लोग को रिकॉर्डेड अपलोड किया जाएगा, इसलिए कम से कम आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि शेड्यूल के कारण रिकॉर्ड लाइव नहीं कराया जा रहा है, तो कम से कम जो भी आप लोग को अपलोड कराया जा रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे करके मुझे लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। बताइए 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो बताइए 20 का क्या होगा। तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, गुलजारी लाल नंदा। इसका कुछ कहानी आप लोग को बता रहे हैं। जो 4 जुलाई 1998 को भारत के सियालकोट में जन्मे गुलजारी लाल नंदा जो कांग्रेस नेताओं में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहला कब थे, याद रखिएगा, जब नेहरू जी का निधन हुआ था उसका प्रथम कार्यकाल था जो 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 हुआ था। दूसरा कब हुआ था, याद रखिएगा, जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था तो दूसरा कार्यकाल उसका स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक रहा। इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिए। लाल गुलजारी कौन, नंदा कहाँ से जन्मे और कितना बार ये आप लोगों को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है। बताइए उसके माता पिता, उसके पति की कानूनी वारिस या उसके पति या उसके पुत्र या पुत्री। बताइए किसका क्या होगा। तो याद रखना है कि आप लोगों को कि उसके पति का। याद रखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, याद रखिए जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। बताइए अगर माने 2 राज्यों के बीच का विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। अपीली, सलाहकारी, विशेष और मौलिक। तो याद रखना है कि आप लोग को क्या कि मौलिक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मौलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो संविधान के अनुच्छेद जो है ना 131 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
में कितने ज़िले हैं बताइए। जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसमें कितने टोटल ज़िले हैं? 1 ज़िले, 3 ज़िले, 4 ज़िले, 2 ज़िले। तो याद रखना कि आप लोगों को कितना है, 2 ज़िले हैं। याद रखिए कौन कौन ज़िला है ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। एगो है कारगिल ज़िला और दूसरा कौन है, लेह ज़िला। ये 2 ज़िले हैं जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। बताइए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे, ऑप्शन बी भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ऑप्शन सी भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। बताइए अगर कोई एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण, 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो याद रखिएगा आप लोग साधारण, कौन सा, आप लोग को साधारण बहुमत चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है। बताइए जो भारतीय राजनीति पार्टी है CPIM उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कॉमन पार्टी ऑफ इंडियन जो मार्क्सवादी है, दूसरा है कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट है, सी है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट है, डी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। पहले 26 का क्या हो, तो याद रखना CPIM जो है ना क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा है निवल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर जो अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पाद होता है इक्वल टू क्या होता है। बताइए जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर किसको, अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान इक्वल टू क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उपदान, व्यक्तिगत उपदान, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत परियोज्य आय। बताइए क्या होगा 27 का, तो याद रखिए इसको क्या होगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। बताइए जो लॉरेंज वक्र है वो क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र इस तरह से होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग क्या इंडिकेट करता है बताइए। यहाँ है पीपुल, यह है इनकम। तो बताइए मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। इसे पता चल रहा है पीपुल का कितना इनकम है, तो क्या हो जाएगा, आय वितरण के बारे में ये बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है। बताइए इस कर को क्या बोलेंगे, प्रगामी कर, आनुपातिक कर, पश्चगामी कर, अवक्रमित कर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 29 का। तो याद रखना ऐसे प्रणाली का क्या नाम होगा जब निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है, याद रखिए इसको हम पश्चगामी कर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना % होता है। बताइए किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना % है, 20%, 50%, 60%, 40%। तो याद रखना आप लोगों को कितना होता है, 50% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करते हैं। वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखना 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और याद रखिएगा और कुछ पॉइंट्स इसमें हम आप लोग को बता दें। जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और RBI एक्ट 1934 के प्रावधान के। और याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा बैंक में ओम्बड्समैन की क्या भूमिका है। बताइए
ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना, बैंकों में अभिनय योजना के लिए सुझाव देना, शाखाओं के आंतरिक कामकाज का नियंत्रण करना, जो निरीक्षण करना, करा कि बैंक द्वारा शुरू किए गए क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। बताइए 32 का क्या होगा इसका सही आंसर। तो याद रखना कि ग्राहकों की शिकायतों का जो होता है ना उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। बताइए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था इनमें से किस ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। तो क्या होगा 2016 में किया गया। याद रखिएगा जो आप लोगों को था ना 1 मई 2016 को किया गया था, 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। बताइए जो गोल्डन हैंडशेक है निम्नलिखित में से किस योजनाओं का एक और नाम है। सेवानिवृत्त योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, एक रैंक एक पेंशन योजना, प्राइवेट सेक्टर सेवानिवृत्त योजना। तो याद रखना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है। बताइए अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितना है। 45 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष। तो याद होना कि मैक्सिमम जो है ना एज अटल पेंशन में अगर योजना में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है न्यूरन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। बताइए न्यूरॉन जो सिद्धांत के लिए 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। पियरे क्यूरी, सैंटियागो रेमन बाय केजल, सी में हेनरी मोसली, डी में लुइस अल्वारेस। याद है गया सैंटियागो रेमन बाय केजल ने नोबेल पुरस्कार 1906 ईस्वी में न्यूरॉन सिद्धांत के लिए जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम। बताइए जो पहला ऑस्कर अभिनेता था क्या नाम था। लियोनेल, वार्नर, एमिल, चार्ली। बताइए क्या नाम था इसका। तो याद रखना क्या था, एमिल जेनिंग्स। कौन था, एमिल जेनिंग्स था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बताइए लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया है। खो खो, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, कबड्डी। तो याद रखिए जो लोना शब्द होता है उसका कबड्डी में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कबड्डी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम किस कहाँ पे, बेंगलुरु, राजकोट, कानपुर, हैदराबाद। तो याद रखिएगा आप लोग ग्रीन पार्क जो है ना स्टेडियम कहाँ पे है, कानपुर में है जो यूपी में स्थित है। यह स्टेडियम का नाम मैडम ग्रीन के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा था, याद है क्या, मैडम ग्रीन के नाम पे पड़ा है, जो 1940 के दशक में यहाँ घुड़सवारी का अभ्यास करती थी। याद है क्या जो मैडम ग्रीन थी, ग्रीन इसी के नाम पे किया गया, जो 1940 में यहाँ पे क्या करती थी, घुड़सवारी करती थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। बताइए 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस। तो याद रखिएगा 11 जुलाई को जो है ना किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जाए। और विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक याद रखिए विश्व जल दिवस बताइए कब मनाया जाता है। याद रखिए विश्व जल दिवस जो है ना 22 मार्च का मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और कुछ याद रखिएगा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिए कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ना 11 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है। बताइए R.K. नारायण, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, किरण देसाई। बताइए क्या होगा, जो इसका हिंदी में क्या है, नुकसान की विरासत। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था, जो 2006 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था इसका।
और यह किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस डैश की राजधानी है, बताइए। पेरिस फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ग्रीस। तो याद रखना पेरिस जो है ना आप लोगों को फ्रांस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और इसके बाद याद नॉर्वे जो है ना किसकी राजधानी है, याद रखिएगा नॉर्वे देश है, उसका राजधानी क्या, ओस्लो। और कनाडा की राजधानी कौन है, ओटावा। और याद रखिएगा ग्रीस का राजधानी क्या है, एथेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा क्या, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी बताइए। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली। इससे पहले भी आप लोग को टेस्ट सीरीज में, तीसरा टेस्ट सीरीज में एम्स्टर्डम के बारे में बताए थे कि किसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा ये किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। और यूएई का क्या है, अबू धाबी। याद रखिएगा यूएई का अबू धाबी है। और याद रखिए दक्षिण कोरिया का क्या है, सियोल। सियोल जो है ना दक्षिण कोरिया का। इटली का क्या है, रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराइए, कॉन्ट्रैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था, एनरिको, एडोल्फ शेरफोर्ड बेनोइट। बताइए किसके द्वारा किया गया था 44 का। तो याद रखिएगा एडोल्फ के द्वारा किया गया था 1888 ईस्वी। याद रखिएगा 1888 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक जो एवं नेत्र का विशेषज्ञ था, एडोल्फ गेस्टेन यूजेन फिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, बताइए। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है एनरिको फेर्मी, ऑप्शन है डेफॉल्ट, सी में है सैंडफोर्ड, बी में है बेनोइट। तो याद रखना किसके द्वारा किया गया था एटॉमिक रिएक्टर का, तो एनरिको फेर्मी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा, बताइए। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो याद रखना कौन है, तो एशिया। याद रखिए कौन सा है मेरा, एशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया, बताइए। 4th, 5th, 6th और 7th। बताइए 4th और 7th का क्या होगा। तो याद रखना कौन सा स्थान पर रखा गया तो 5th स्थान पे, किस स्थान पे रखा गया है, याद रखना 5th स्थान पे रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया, बताइए। फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, रामचरण तेजा, आयुष्मान खुराना। तो याद रखिएगा किसको किया गया, आयुष्मान खुराना को किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब केंद्र बनाए जाएंगे, बताइए। कितने सीड हब केंद्र बनाए जाएंगे, 75, 80, 50, 100। तो याद रखिए कितना, टोटल 100 जो है ना आप लोग को केंद्र बनाया जाएगा। और इसके तहत राज्य के किसानों को दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के लिए बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या है, आज टेस्ट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। बबीता गुप्ता, रीति झा, जानवी सिंह, आशिका चौधरी। तो याद रखिएगा किसको किया गया सम्मानित 2023 में, बबीता गुप्ता को। याद रखिए 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। इन्हें 4 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो आप लोगों को टोटल 50 GS का क्वेश्चन कराया गया है। और रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आ जाएगा, कुछ कारणवश से कल नहीं आ पाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इसके लिए। बट आप लोग का रीजनिंग का भी अल्टरनेट रहेगा और ये आप लोग को कलर का भी अल्टरनेट हमेशा GS क्वेश्चन कराया जाएगा।
तो आप लोग लास्ट में अभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग को 50 में आउट ऑफ कितना सही है, क्योंकि आप लोग को लाइव तो नहीं करा पाए तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।